शुरू करो। श्योर। चालू हो गया वीडियो, बोलना मत कोई। वेलकम साथियों, वीर कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारा ये चैनल आपके लाभ के लिए है। मेहनत करो खामोशी से, सफलता शोर मचाएगी। हमने ऑफलाइन क्लासों को लेकर के 2100 रुपया फीस मात्र रखी हुई है, लेकिन YouTube चैनल पर ये जो क्लासेस हैं वो एकदम फ्री हैं। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। हमारी ये क्लासेस आरपीएससी की तमाम प्रकार के वह क्वेश्चंस जो एक प्रतियोगिता परीक्षा में आने लायक है, उसको लेकर के हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको 100% इस वीडियो के माध्यम से जो शिक्षण कार्य हो रहा है उससे आपको लाभ मिले। हम आज पहला यूनिट राजस्थान जीके का, जिसमें हमने जो यूनिट लिया है वह है राजस्थान एक परिचय। राजस्थान, हम अगर 1800 सदी के पहले के बारे में बात करें तो ये जो राजस्थान था वो विभिन्न प्रकार की रियासतों और क्षेत्रों के अंदर बटा हुआ था। जिसकी वजह से हमारा ये जो राजस्थान है वह एक राज्य के रूप में नहीं था, बल्कि राजा महाराजा अपने रियासत के आधार पर अपने अपने क्षेत्र में बटे हुए थे। जिसके अंतर्गत हम देखें तो जांगल प्रदेश, मारवाड़ प्रदेश, मेवाड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश, शेखावटी प्रदेश जैसे अंग्रेजों के आने से पहले ये अपने प्रदेशों में और रियासतों में बटी हुई थी। ये जो राजस्थान शब्द हमारे राज्य के लिए जब हुआ, उसके पहले का इतिहास अगर हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि सन 1800 में राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो व्यक्ति आया जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस जब राजस्थान के अंदर प्रवेश हुआ, इस व्यक्ति का थोड़ा सा इतिहास, उसके जन्म को लेकर के, इसके कार्य को लेकर के और यह किस तरह से हमारे यहाँ पर पहुंचा उसको लेकर के थोड़ा सा मैं वर्णन करूंगा। जॉर्ज थॉमस जो था वह आयरलैंड से आया था। एक सैनिक के रूप में आया था। और यही जॉर्ज थॉमस है, इसने हरियाणा के हिसार व रोहतक
को अलग किया और इस क्षेत्र पर एक राजा के रूप में उसने राज्य किया। और इसको हराने के लिए पटियाला राजा ने युद्ध करके इसको हराया, जिसकी वजह से हम अगर देखें तो इस जॉर्ज थॉमस को जहाजी साहिब राज भी कहते हैं। इसी जॉर्ज थॉमस को टिप पेरेटी का राजा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो जॉर्ज थॉमस था वह जो पटियाला राजा के द्वारा हारने पर यह ग्वालियर की ओर चला गया। ग्वालियर की ओर गया और उस समय की ब्रिटिश सरकार ने इसे राजस्थान की ओर भेजा और यह सर्वप्रथम शेखावटी प्रदेश में पहुंचा। शेखावटी प्रदेश की उस समय की यातायात व्यवस्था के अनुसार जॉर्ज जो थॉमस था उसने इन रियासती और इन क्षेत्रों की यात्रा ऊंट पर की। यानी कि यहां से क्वेश्चन आ भी सकता है कि जॉर्ज थॉमस जो था उसने यात्रा करने हेतु किस साधन का उपयोग किया, तो यहां पर आंसर होगा ऊंट। जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम इस पूरे क्षेत्र के राजाओं की, इस क्षेत्र की विशेषताओं की, इस क्षेत्र के लोगों के शौर्य एवं उस पौराणिक कथाओं को देखते हुए इस पूरे क्षेत्र को सबसे पहले जो नाम दिया और उसने कहा राजपूताना। ये जो राजपूताना शब्द जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 में दिया। इसके पश्चात यह जॉर्ज थॉमस वापिस ग्वालियर की ओर रवाना हुआ और 1802 में बंगाल के ब्रह्मपुरी जगह पर इसका देहांत हुआ। ये जॉर्ज थॉमस आयरलैंड की 14वीं नौसैनिक सेनाओं का कमांडर रहा है और भारत के अंदर यह विदेशी राजा के रूप में, टिप्पेटी राजा के रूप में, जहाजी साहिब राज के नाम से जाना गया और इसने हिसार व हरियाणा दो भाग को विभाजित किया। राजपूताना को लेकर के पहली बार इसने शब्द का उल्लेख किया और इसी राजपूताना शब्द को लेकर के सफस्टीकरण बुक के माध्यम से किया गया और वो जो बुक जो छापने वाला व्यक्ति, इस शब्द का उपयोग करने वाला व्यक्ति जो है, जिसका नाम हम यहां पर देखें
वह था फ्रैंकलिन। इस फ्रैंकलिन ने जॉर्ज थॉमस के द्वारा कहा गया शब्द राजपूताना का उपयोग अपनी बुक्स में बताया, और उस बुक्स का जो नाम था वह था मिलिट्री मेंबर ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस बुक्स के अंदर राजपूताना शब्द का प्रयोग हुआ। मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस की बुक्स को अगर हम हिंदी में देखें, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं साथियों कि आरपीसी जो है वह हिंदी के शब्दों को कभी कभी अंग्रेजी में यूज कर लेता है, और अंग्रेजी शब्द को कभी कभी वह हिंदी में यूज कर लेता है। तो इस बुक्स को अगर हम हिंदी में देखें तो ये था जॉर्ज थॉमस का सैन्य संस्मरण। ये हिंदी नाम है इस बुक्स का। ये फ्रैंकलिन का अगर हम जन्म स्थल को देखें, इस फ्रैंकलिन का अगर हम और बातों को देखें तो हम देखेंगे कि यह अमेरिका का रहने वाला था, और इस भारत के अंदर यह एक जियोलॉजी सर्वेयर के पद पर ब्रिटिश शासन का एक इंजीनियर था। और ये जो बुक्स छपी थी वह सन 1805 में छपी, और इसका प्रकाशन जो था वह लंदन से किया गया। इसका जो प्रकाशन जो था वह लंदन से किया गया। और यही एक बुक ऐसी है जो हमारे राजस्थान के भौतिक स्वरूप, राजस्थान के क्षेत्र, राजस्थान की रियासतों का छोटा छोटा सा वर्णन करते हुए इस क्षेत्र को राजपूताना शब्द देने का जो काम जॉर्ज थॉमस ने किया था वह सोफिस्टिकेटेड रूप में इस बुक में छपा। धीरे धीरे हमारे इस राजस्थान के अंदर एक और इतिहासकार जो कि इंग्लैंड से आया, यह भी एक सैनिक था, और इसका नाम था
कर्नल जेम्स टोट। कर्नल जेम्स टोट 1818 में राजस्थान के मांडलगढ़ क्षेत्र में आया। यहीं पर ही जैन मुनि के वचनों से प्रभावित होकर के, और उस जैन मुनि का नाम है यति ज्ञानचंद, और इस यति ज्ञानचंद के विचारों से प्रभावित होकर के इस कर्नल जेम्स टोट ने इसे अपना गुरु बनाया। और यति ज्ञानचंद के कहने पर इस राजपूताना का, जो कि उस समय मेवाड़ व मारवाड़ कहा जाता था, अलग अलग रियासतों के रूप में जाना जाता था, इसके इतिहास को लिखने का काम को लेकर के इस जैन मुनि यति ज्ञानचंद्र ने कर्नल जेम्स टोट को उत्साहित किया। और यही कारण रहा है कि हमारे राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोट बन गया। कर्नल जेम्स टोट ने सबसे ज्यादा समय उदयपुर में बिताया, और इसके जो रहने का जो स्थान था वह वर्तमान में निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय है, जो किसी समय में कर्नल जेम्स टोट का निवास स्थान था। कर्नल जेम्स टोट इस राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए इस राजस्थान के रीति रिवाज, विशेषताएं, वंशावलियां, जातियां और विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों को लेकर के जब यह इस क्षेत्र में घूमा, तो इस कर्नल जेम्स टोट ने उस समय के यातायात को लेकर के जिस पशु का इस्तेमाल किया वह था घोड़ा। कर्नल जेम्स टोट घोड़े पे बैठ करके इस राजस्थान के प्रत्येक छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे ढाणियां, छोटे छोटे क्षेत्र और उस समय के राजाओं से संपर्क करके वार्तालाप के माध्यम से इस राजस्थान के संस्कृति इतिहास को जाना। और यही कारण रहा है कि कर्नल जेम्स टोट जो था उसको एक नया उपनाम मिल गया, और वो नाम कहलाया घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टोट को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना गया। अब यहाँ पर प्रश्न बनकर आ भी सकता है कि राजस्थान के अंदर जो घोड़े वाले बाबा जो हैं कर्नल जेम्स टोट, उसने उस घोड़े का नाम क्या रखा था? हमारा राजस्थान बहुत कुछ जीव एवं जंतुओं के नामों को लेकर के प्रसिद्ध रहा है। तो इस जो घोड़ा जो था, उस घोड़े का जो नाम है वह नाम बजराज था। इस घोड़े का नाम बजराज था। उस समय के, उस रियासत की, उस जमाने के राजा जो थे वह इस कर्नल जेम्स टोट को कहते थे कि आप अपने इस लंगड़े और कमजोर घोड़े को चेंज करके हमारा एक अच्छा पशु, हाथी, बेहतरीन ऊंट और बेहतरीन नस्ल के घोड़े को लेकर के सिफारिश किया करते थे।
लेकिन कर्नल जेम्स टोड को अपने इस बद्राक नाम के घोड़े से बेहद लगाव था, जिसके कारण इस घोड़े को वो छोड़ नहीं सकते थे। इस क्षेत्र के लोगों के साथ, इस क्षेत्र के राजाओं के साथ इतनी बेहतरीन मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो गया, जिसके कारण अंग्रेजों ने अपने उस कर्नल जेम्स नौकर को, जिसे हम कह सकते हैं एक प्रकार का यह पॉलिटिकल एजेंट था, उस पर शक करना शुरू कर दिया। और अंग्रेजों ने सोचा कि यह इतनी अच्छी तरह से इस मेवाड़ एंड मारवाड़ यानी कि राजपूताना क्षेत्र में लोगों के साथ और राजाओं के साथ इतना अच्छा मैत्रीता व्यवहार कर चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि यह हमको धोखा दे दे और इन राजाओं के साथ मिल करके हमारे साथ बगावत करे। और यही कारण रहा कि 1822 में अंग्रेजों ने इसे वापस इंग्लैंड भेज दिया। जब ये इंग्लैंड जाने के लिए रवाना हुआ तो हमारा एक बेहतरीन शिलालेख जो कि चित्तौड़ के अंदर था, चित्तौड़ में था, मानमोरी, शिलालेख कर्नल जेम्स टोड अपने साथ इंग्लैंड के लिए ले गया। लेकिन इस शिलालेख का वजन बहुत ज्यादा होने के कारण इस शिलालेख को समुद्र के अंदर फेंक दिया गया। जब यह कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड पहुंचा, अंग्रेजों ने जो शक की निगाहों से देखा था और उससे यह भयभीत होकर के अपनी बीमारी का बहाना बना करके कार्य में अक्षमता को व्यक्त करके उस सैनिक राजशाही नौकरी को इस्तीफे के रूप में अंग्रेजों के सामने पेश किया। और यह उस समय के देखते हुए नौकरी को छोड़ा और जितना भी इस राजस्थान से उसने लोगों के द्वारा, राजाओं के द्वारा जो जो कुछ भी सीखा था, उन चीजों को लेकर के अपने लेखन कार्य पर ध्यान दिया। अब उसके सामने समस्या हुई कि मैं अकेला कैसे करूंगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे जब है ना वो अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको खुद को हाथ से रोटियां बनानी पड़ती है, खुद उनको है ना वह बर्तन धोने पड़ते हैं। तो कहीं न कहीं अपने शिक्षण व्यवस्थाओं के अंदर शिक्षण को लेकर के कुछ समय के लिए वह असहज स्थिति को महसूस करते हैं। और यही चीज कर्नल जेम्स टोड ने भी महसूस की कि मैं जिस इतिहास को लिखने के लिए जा रहा हूं उसके लिए मुझे किसी न किसी सहायक की जरूरत होगी। तो इस कर्नल जेम्स टोड ने शादी करने का फैसला किया और वो जो शादी की उस लेडी का नाम, उसकी पत्नी का नाम था जूलिया बर्बट। और यहां पर मैं इस जूलिया बर्बट का उल्लेख इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि इस कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद में इस जूलिया बर्बट ने एक बुक का प्रकाशन किया था। और ये जो बुक्स है उस बुक्स को लेकर के हमारे आरपीएससी ने क्वेश्चंस ले लिए हैं। कर्नल जेम्स टोड जो था उसने सबसे पहली
जो बुक्स को छापी उस बुक्स का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसका दूसरा भाग, यह पहला भाग था और इसका दूसरा भाग दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया को प्रकाशित किया और उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी के द्वारा एक बुक का प्रकाशन हुआ। उस बुक का नाम है ट्रेवल वेस्टर्न इंडिया। इस बुक का प्रकाशन 1839 में जूलिया ने यानी कर्नल जेम्स टोड की पत्नी ने किया। और ये जो बुक से जो छपी है यह भारत से इंग्लैंड जाते वक्त समुद्री यात्रा के समय लिखी गई। समुद्री यात्रा के समय लिखी गई। Annals and Antiquities of Rajasthan, The Central and Western Rajput State of India, ये दोनों बुक्स इंग्लैंड पहुंचने के बाद जो कुछ भी राजस्थान से संग्रह करके गए थे उसको लिखा। और समुद्री यात्रा के समय लिखने वाली बुक्स जो थी वह इस कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी ने लंदन में प्रकाशित करवाया। हम इन बुक्स को देखें तो इन बुक्स के अंदर एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इस बुक्स के अंदर जिन जिन चीजों का वर्णन होता है वह है रियासती, राजा, क्षेत्र, शासन प्रणाली पर इसका वर्णन नजर आता है। लेकिन ट्रेवल्स वेस्टर्न ऑफ इंडिया के अंदर जादू टोना, जातियां, रीति रिवाज, खान पान, जैसी जो एक्टिविटी इस राजपूताना यानी कि मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में हुई है उसको लेकर के वर्णन किया गया है। तो देखिए हमारा कर्नल जेम्स टोड राजस्थान का इतिहासकार बन गया। कर्नल जेम्स टोड की ये जो बुक्स है वो आज भी हमारे इतिहासकार पढ़ते हैं, शोध करते हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे प्रतियोगिता के छात्र हैं जो इन बुक्स को पढ़ते हैं, इनके नाम को याद करते हैं। आरपीएससी ने अब तक
एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पर भी क्वेश्चन ले लिया है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पर भी क्वेश्चन ले लिया है। लेकिन ये बुक्स की क्या विशेषता है उस पर अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। जैसे रियासत स्थिति, राजा, क्षेत्र, शासन प्रणाली किस बुक्स में इसका वर्णन है उसको लेकर के नहीं हुआ है। ट्रेवल वेस्टर्न इंडिया इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इस बुक्स को का प्रकाशन कहाँ किया गया, इस बुक्स का प्रकाशन किसने करवाया, तो कर्नल जेम्स जॉर्ज की पत्नी जूलिया ने करवाया था। और इसी पे क्वेश्चन बना हुआ है कि ट्रेवल वेस्टर्न इंडिया बुक्स कहाँ लिखी गई, तो समुद्री यात्रा के दौरान लिखी गई थी। और इसमें एक क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है और वो ये है कि ट्रेवल्स वेस्टर्न इंडिया जो है उसके अंदर किन किन चीजों का वर्णन किया गया है, तो जातियों का, रीति रिवाज का, खान पान का और जादू टोने का जो रिवाजें थी उसका वर्णन हमारे इस बुक्स में किया गया है। लेकिन बहुत ही बड़े मजे की बात है कि हमारे इन अंग्रेजी बुकों का हिंदी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति भी हमारे राजस्थान के अंदर उभर करके आया था। और इस एनाल्ट एंड एंटीक्वाटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इस बुक का हिंदी में अनुवाद, क्योंकि ये जो बुक जो छपी है वह अंग्रेजी भाषा में छपी है, क्योंकि इसका जो ये लेखक है, जो इतिहासकार है, वो इंग्लैंड का था। इसका जन्म इंग्लैंड में जरूर हुआ है, लेकिन इसका जो मूल निवास है, जहां पर उसने अपना सबसे ज्यादा समय अपने मृत्यु तक बिताया है, और वह स्कॉटलैंड है। और इस बुक्स का हिंदी रूपांतरण करने वाला व्यक्ति भी हमारे राजस्थान का ही रहा है, हमारे राजस्थान का इतिहासकार है, जिसका नाम है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन अंग्रेजी बुक्स का हिंदी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति हमारे राजस्थान का ही है, जिसका नाम है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और ये डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद जो ओझा है वो हमारे राजस्थान के प्रमुख इतिहासकारों के अंदर है। और इसने डूंगरपुर रियासत के राजा का इतिहास वंशों का वर्णन भी इस गौरीशंकर हीराचंद ओझा इतिहासकार ने किया है। और ये रहने वाला जो व्यक्ति था वह वर्तमान के सिरोही जिले का था, सिरोही जिले का था, और उस जगह का नाम था सियाण, सियाण, और जिले का नाम है सिरोही। इस व्यक्ति ने कर्नल जेम्स जॉर्ज की बुक्स जो कि अंग्रेजी में लिखी थी, हिंदी में इसका वर्णन किया। यह व्यक्ति ने डूंगरपुर के राजा के इतिहास को, उसके शासन प्रणाली पर बुक्स लिखी, जो कि उस समय के डूंगरपुर के राजा ने इसको मनोनीत किया था। तो आप देखिए कि हमारा राजस्थान कितना ज्ञान, बुद्धि, समझ, शौर्य, वीरता के कामों को लेकर के अपना अहम भूमिका निभाता है। यही कारण है कि कर्नल जेम्स टोट ने कहा था कि यह राजपूताना एक ऐसा क्षेत्र है एक जहां पर कण कण में, हर एक कण कण की जमीन में वीरों की हड्डियां मौजूद हैं, वीरों की हड्डियां मौजूद हैं। और यहाँ पर लियोडोनिस वीर जैसे वीर यहाँ पर छिपे पड़े हैं, कहा गया था। और इसी कर्नल जेम्स टोड ने इस राजस्थान की बातों को लेकर के जो अपना अहम योगदान दिया, और यही कारण रहा है कि राजपूताना से धीरे धीरे राजस्थान शब्द आया। और इसी राजस्थान को लेकर के हमारे सिरोही के बसंतगढ़ दुर्ग में भी इस राजस्थानी द्वितीय शब्द का उपयोग करके वहां से भी राजस्थान शब्द को लिया, ऐसी इतिहासकार का कहना है।
हमारे इसी राजस्थान के अंदर बहुत सारे अमीर खुसरो ने भी इस राजस्थान को लेकर के अपना शब्द दिया, मरुकांतार शब्द का भी यूज किया। तो हम कह सकते हैं कि 1800 सदी से लेकर के आज वर्तमान यानी कि 1 नवंबर 1956 तक जो जो भी इस क्षेत्र के लिए परिवर्तन हुए उसका नामांकन के अंदर इस स्टेट के नामांकन को लेकर के जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई गई वह जॉर्ज थॉमस, उसके बाद में कर्नल जेम्स टोट जैसे इतिहासकार की लंबी सोच और लंबी सोच के साथ उनके बुद्धि को प्रदर्शित करते हुए एक स्टेट का नाम देना, ये एक हमारे गौरव का भी विषय है, क्योंकि हमारा राजस्थान जो अलग अलग रियासती और क्षेत्रों में बटा हुआ था वह एक बना और राजस्थान शब्द विकसित हुआ। ये राजस्थान राजपूताना, मेवाड़ और मारवाड़ कहा जाने वाला ये जो राजस्थान है उसका इतिहास इस तरह से बढ़ता हुआ जाता है। और आगे हम देखेंगे कि किस तरह से राजस्थान जो है उस समय में किस किस क्षेत्र के अंदर कौन कौन सा भाग को किस नामों से जाना जाता था, उसको लेकर के हम आने वाले सेकंड भाग के अंदर इसका वर्णन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि अभी मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बात की है। अभी तक आरपीएस ने किस तरह से क्वेश्चंस को उठाया है उसको लेकर के कुछ भी काम शुरू नहीं किया है, और मैं चाहता हूं कि आप इस पर मंथन करें ताकि आपको लगे कि वास्तव में हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। आगे के भाग के अंदर हम आरपीएससी के द्वारा दिए गए प्रश्नों का हम उल्लेख करेंगे, और मैं चाहता हूं कि हमारी ये वीर कोचिंग क्लासेस जो है उसको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस राजस्थान के जीके, मनोविज्ञान और दूसरी सब्जेक्ट की क्लासों को हम आपके सामने रख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बहुत ही जल्द हम लाइव क्लासों के अंदर भी जुड़ने वाले हैं। और ये यूट्यूब पर जो ये क्लासेस चल रही है इसका कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ जो ऑफलाइन के रूप में बैठे हैं स्टूडेंट उनके लिए ही हमने मात्र 2100 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस रखी है, जो कि लॉन्ग टाइम तक के लिए है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे छोटे से इस वीडियो को आपने देखा, और हम आशा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारे इस वीर कोचिंग क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।